हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द ब्रेल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को जरा सा हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। देखिए यहाँ पे बड़ी अजीब सा ये कानून है कि गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला। गर्भपात मतलब गर्भ का पात करा सकते हैं, गर्भ को गिरा सकते हैं, गर्भ को नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है महिलाओं को। तो आखिर कौन सा देश है। तो पहले हम अपने देश में भारत में बात कर लें तो भारत देश में इलीगल है। भारत देश में आप गर्भपात नहीं करा सकते हैं, यहाँ पे इलीगल माना गया है। लेकिन इन चार ऑप्शन में से कोई एक देश ऐसा है जिसने गर्भपात का वो अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार दिया है। तो आखिर वो कौन सा देश है। तो ऑप्शन है हमारे सामने जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और इटली। तो अभी अभी आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि फ्रांस जो है यह संवैधानिक अधिकार दे दिया है महिलाओं को कि आप गर्भपात करा सकती हैं। यानी फ्रांस सरकार का कहना है कि महिला का वो अपना शरीर है और अपने शरीर के लिए हकदार है कि वो अपने शरीर के साथ क्या करना चाहती है। देखिए मैटर जो है, भारत देश का जो मैटर है और फ्रांस का मैटर वो अलग है। आप फ्रांस से भारत को कंपेयर मत कीजिए इस मैटर को लेकर के, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं जेंडर को लेकर के, लिंग को लेकर के समस्या है यहाँ। क्योंकि भारत में देखा जाता है कि गर्भपात का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर बेटी पल रही है गर्भ में तो उस गर्भ को नष्ट कर दो। जबकि फ्रांस में ऐसा वाला समस्या नहीं है। वहां पे फ्रांस में यह है कि अगर कोई महिला कोई बच्चा चाहती नहीं है, वह अफोर्डेबल नहीं है उस चीज को लेकर के, उसको बाद में बात समझ में आए तो गर्भपात करा सकती है। या फिर अगर देखा जाए कि किसी महिला के साथ रेप वगैरह हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या वो गर्भपात करा सकती है। नहीं, तो ये फ्रांस में ऐसा सिस्टम। बट भारत में क्या है, भारत में अधिकतर मामला देखा जाता है कि गर्भपात जो कराया गया है वो इस आधार पे है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा बेटा नहीं है, बेटी है। तो चूंकि बेटी अगर पैदा हो जाएगी तो आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में उसका लालन पालन कैसे होगा, कहीं कोई समस्या ना आ जाए, शादी कैसे होगा, दहेज कहाँ से लाएंगे, या फिर बेटी का बोझ कौन सर पे लेके ढोएगा, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और खास करके देखा जाए भारत में अभी ये सारा सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग छिप छिपाकर कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बीसीआई प्रणीत का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब देखिए, ये जो बीसीआई है, इनका घोषणा बड़ी जल्दी हो गया संन्यास का, और मात्र आपको सुन के ताजुब होगा कि 21 साल की आयु में ही इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। 2019 में जब विश्व चैंपियनशिप हुआ था तो यह इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था और कांस्य पदक लेकर के आए थे भारत में। जबकि इससे पहले देखा जाए तो 1983 में ही भारत को कांस्य पद मिला था, 1983 में। उसके बाद 2019 में जो है ये बी साई प्रणीत जो है यह कांस्य पदक लेकर के आते हैं, जो कि किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो यह व्यक्ति बैडमिंटन से संबंधित है और एक्स पे यानी ट्विटर पे इन्होंने जो है यह घोषणा करके बताया कि मैं संन्यास की घोषणा करता हूं, आगे से मैं खेल नहीं खेलूंगा। और मात्र उनकी उम्र कितनी है, 21 साल है। इससे पहले 2019 में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि इससे पहले कांस्य पदक भारत को कब मिला था, 1983 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अदिति योजना की शुरुआत किसने की है। हु हैज लॉन्च द अदिति स्कीम। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा है अनुराग ठाकुर और चौथा है स्मृति ईरानी। तो यहाँ पे देखिए अदिति योजना जो है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले भी पिछले वीडियो में करंट अफेयर में बताया था कि डेफ्ट कॉन्टैक्ट जो है एक योजना लागू हुई थी दिल्ली में,
जो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक स्थिति को सुधारने से संबंधित हैं। तो यह योजना डेफ कॉन्टैक्ट से ही रिलेटेड है, जो कि दिल्ली में पारित किया गया था। और वहां पे रक्षा मंत्री, हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री कौन मौजूद थे? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में अदिति स्कीम की शुरुआत की गई है। और ये अदिति स्कीम जो डेफ कॉन्टैक्ट दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसी के अंतर्गत यह योजना लागू किया गया है। और किसने किया था? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, जहां भी ग्रीन शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहां पे क्या नहीं होने वाला है? प्रदूषण नहीं फैलने वाला है। ठीक है, प्रदूषण फ्री है, प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं होने वाला है। तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? हरियाणा। और हरियाणा के कौन से जिले में? हिसार। ठीक है, हरियाणा के हिसार में जो है यहाँ पे यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो प्लांट लगाया गया है स्टेनलेस स्टील की कौन सी कंपनी ने? तो ध्यान रखिएगा, जिंदल कंपनी ने, है ना, जिंदल स्टेनलेस स्टील ने इसकी शुरुआत की है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इस चीज का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? हिसार। ये हिसार कहाँ है? किस राज्य में है? हरियाणा में है। और ये प्रदूषण मुक्त है। यह जो है क्या है? प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि नाम में ग्रीन लगा हुआ है। कहीं भी ग्रीन लगेगा समझ जाइएगा कि वहां पे प्रदूषण मुक्त की बात हो रही है, प्रदूषण कम फैले इसकी बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? Who has become BSF फर्स्ट वुमेन स्नाइपर? देखिए, स्नाइपर बनना बड़ी कठिन है, खास करके इसमें जब महिला की बात आ गई तो समझिए कि बहुत टफेस्ट काम है ये। मतलब एक तरह से ये एक उदाहरण है और ये गौरव वाली बात है कि महिला कहीं ना कहीं पुरुष के एकदम कंधे से कंधे मिला करके चल रही है। तो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली ये बात है। और यहाँ पे जो इसका आंसर है, जो महिला है वह सुमन कुमारी है। और सुमन कुमारी जो है यह बीएसएफ में एसआई सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद, एसआई पोस्ट पे होने के बावजूद इन्होंने इच्छा जताई, क्योंकि इनके क्षेत्र में काफी सारे जो स्नाइपर्स अटैक होते थे, तो उसके डिफेंस के लिए इन्होंने कहा कि मैं भी सीखूंगी इस चीज को। हालांकि जान लीजिए, स्नाइपर बनना ये कमांडो जैसा ही एक ट्रेनिंग है, काफी टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। और इतना टफ होने के बावजूद ये महिला जो है उसमें हिस्सा ली और हिस्सा लेकर के सीखी और पूरा का पूरा ट्रेनिंग गेन की और आज एक बेस्ट स्नाइपर के रूप में कार्यरत भी है। तो यह है एक महिला एसआई है जो बीएसएफ में है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे होते हुए सुमन कुमारी ने स्नाइपर का ट्रेनिंग लिया और आज पोस्टेड भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? देखिए, इंदिराम्मा में कहीं ना कहीं एक वर्ड छिपा हुआ है, इंदिरा, यानी इंदिरा गांधी। तो पहले इंदिरा आवास, नेहरू आवास योजना ये सब चलता था। अभी तो आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो पूरे भारत देश में है, बट ये इंदिराम्मा आवास योजना ये राज्य से संबंधित है, किसी एक राज्य से। तो समझ जाइए, इंदिरा नाम ऐड है तो कहीं ना कहीं उस राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी, तो यह योजना की शुरुआत की गई होगी। तो वह आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में जो है इंदिराम्मा आवास योजना की शुरुआत की है। आवास योजना नाम से लग रहा है कि महिलाओं के लिए जो है आवास की व्यवस्था की गई है। जिस महिला के पास आवास नहीं है, निवास नहीं है, उस चीज को सही करने के लिए यह आवास योजना लाया गया है। और कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? चक्षु, देखिए चक्षु का मतलब एक तरह से होता है आंख। ठीक है, आंख मतलब वो कंट्रोल करके रहना, ध्यान देते रहना। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे किसके सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है? सोशल मीडिया सिक्योरिटी। सोशल मीडिया सिक्योरिटी में से आप लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम।
तो किसी भी तरीके का साइबर क्राइम आपके साथ अगर हो जा रहा है, किसी भी तरीके का अगर साइबर क्राइम आपके साथ हो रहा है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए, उसका कंप्लेन करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जरा सोचिए कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड है, तो क्या आपको लगता है कि वहां पे मत्स्य पालन विभाग आएगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्या लगता है ग्रामीण विकास विभाग आएगा? इसमें ग्रामीण विकास विभाग का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, खाना पीना वाली बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे दूर संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो अभी हम बताए हैं कि कम्युनिकेशन से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है, तो इसका मतलब किस विभाग ने लॉन्च किया है? दूर संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको भी कोई शिकायत है सोशल मीडिया को लेकर के, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो समस्या को डायरेक्ट आप दर्ज करा सकते हैं चक्षु प्लेटफॉर्म पे। ये वेबसाइट आपको क्रोम पे सर्च कर लीजिए, किसी भी सर्च इंजन पे जाकर सर्च कीजिए, वहां पे आ जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो कंप्लेन है आप ऑनलाइन घर बैठे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, आपके समस्या का निदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए ये कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, ये बहुत पहले से, मतलब 2019 में ही घोषणा हो गई थी, 2021 में शुरू हो गया था और अब जाके वो कंप्लीट हो गया है, जिसका उत्तर आप लोग सही सोचे हैं, मन में आपका जो चल रहा है वो बात सही है, और वो है पटना। पटना में जो गंगा नदी है, खास करके वो डॉल्फिन के लिए बहुत ही क्या है, फेमस है। और पटना का जो पटना यूनिवर्सिटी है, पीयू, पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी पर यह बनाया गया है। ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, गंगा नदी के 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये पूरा एरिया जो है कवर किया गया है। और वहां पे यह भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, मतलब डॉल्फिन की सुरक्षा है तो क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, डॉल्फिन को क्या इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे नॉर्मली डॉल्फिन जो है वो पानी के लगभग 8 फीट या 10 फीट नीचे गहराइयों में रहती है, ताकि वहां पे उनको शुद्ध पर्यावरण वाला पानी मिले, मछलियां जो खाने योग्य हो उनको मिल जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अनुसंधान केंद्र जो है, ये इनका पर्पस, मूल उद्देश्य ये है कि डॉल्फिन की संख्या बढ़े, ताकि जो मछली का एनवायरमेंट है, सॉरी गंगा नदी का एनवायरनमेंट है, वो स्थिर बना रहे और उसमें जितने भी जीव है रहने वाले, सबका एक अडेप्टेशन हो जाए वहां पे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम मानव चाहते हैं कि शुद्ध पर्यावरण हो, शुद्ध वायु हो, सांस लेने में बने, वैसे डॉल्फिन को भी चाहिए कि भाई उनके एरिया, उनका एनवायरनमेंट शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। इसके लिए यहाँ पे जम के काम किया जाएगा, रिसर्च भी किए जाएंगे कि आगे और क्या क्या करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, ये हम आप लोग को होमवर्क देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है हमारे करंट अफेयर में। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया है? तो ये आपको आंसर पता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये करंट अफेयर में हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, डाक मतपत्र मतलब ये वैसे व्यक्ति के लिए सुविधा है जो चलने में असमर्थ हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो पहुंच नहीं सकते हैं वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर, उनके लिए सुविधा दी गई है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वो ज्यादातर एजेड व्यक्ति हो सकते हैं, तो उनके लिए एज क्या निर्धारित किया गया है? तो उनके लिए एज है 85 वर्ष से अधिक। देखिए एक्चुअली ये एज जो है पहले भी था, बट 80 साल था, 80 साल निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके जो न्यूनतम आयु है कि इतने आयु तक के व्यक्ति जो है, तक का मतलब इससे ऊपर, मतलब 85 साल मेरा एज है, 85 साल मैंने क्रॉस कर लिया है, तो मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं। अगर 85 साल से मेरा एज कम है, 84, 83, 82, 80, 70, 60, 65, तो मैं इस योजना का लाभ नहीं ले सकता हूं। तो आपका न्यूनतम एज होना चाहिए 85 ईयर, तब जाकर के आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और 85 से अगर आप ऊपर हैं तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, 85 से नीचे हैं तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो
आज ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये आपके काम के लायक था। आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही मायने रखता है। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, इसको आप नोट कॉपी में नोट करके रखें ताकि रिवीजन में बहुत ही आपको ये काम दे सकता है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।